नमस्कार, स्वागत है आपका द प्रिंट में। मैं हूं नीलम पांडे और आप देख रहे हैं हमारा साप्ताहिक प्रोग्राम पॉलिटिक्स अनफिल्टर्ड विद डीके सिंह, जहां राजनीति से जुड़े प्रश्न आप हमसे पूछते हैं। पहला प्रश्न संकल्प ने पूछा है। वो जानना चाहते थे कि इकोनॉमिक सर्वे के राजनीतिक एक तरह से इम्प्लीकेशंस आप क्या देखते हैं, लेकिन मैं इसके साथ ये भी जोड़ना चाहूंगी, आज ही बजट भी पेश हुआ है, तो उस पर आपकी प्रतिक्रिया। वो ये भी जानना चाहते हैं, क्या ये विश्व गुरु जैसे दावों के लायक है? क्या ये विश्व गुरु वाला दावा कांग्रेस को फंसाने की रणनीति का हिस्सा है? और आम तौर पर वो कहते हैं अर्थव्यवस्था मजबूत और काफी स्थिर दिखाई देती है, लेकिन क्या ऐसा है? देखिए, इकोनॉमिक सर्वे हो या ओवरऑल बजट का देखें, आपको क्या एक वो सही कह लीजिए रॉबस्ट जो आपका एक मैक्रो इकोनॉमी जो है, इकोनॉमिक सर्वे में बात हुई कितने हमारे फंडामेंटल्स कितने मजबूत हैं और अभी भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की बात हो रही है। लेकिन बजट का एक लार्जर मैसेज जो मैं देख रहा हूँ कि अभी आप इसको देखिए कि ये जैसे दिखाता है कि अब 24 का लोकसभा के बाद जो झटका लगा था, ये बजट आपको दिखा रहा है कि ये सरकार अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी पूरे कॉन्फिडेंट हैं अब। तो इसीलिए कोई पॉपुलिस्ट स्कीम टाइप का आपने वैसा कुछ नहीं देखा है उसमें। इवन पोल बाउंड स्टेट्स हैं, उनके लिए कुछ-कुछ प्रोजेक्ट्स गए हैं, बट उस तरह का नहीं देख रहे हैं कि जैसे कुछ मतलब वो प्रोजेक्ट्स है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं उसमें से। मतलब बहुत आउट ऑफ द वे जाके लोगों को खुश करने की कोशिश आपको नहीं है। हो सकता है जो इकोनॉमिस्ट्स हैं या एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड में, अब वो जैसे कहें कि अरे इसमें लार्जर रिफॉर्म्स एक्सप्रेस की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा तो ब्रॉडली ऐसा कुछ दिखता नहीं। वो कहते हैं जैसे सेक्टर वाइज ट्वीक्स है, इस सेक्टर में कुछ कर दिए, उस सेक्टर में ये कर दिए, बट एक लार्ज पिक्चर नहीं मिलता। फैक्ट इज कि देखिए ज़्यादातर ये सरकार जो है जो बजट के थ्रू ही नहीं करती है। अब जीएसटी रिफॉर्म्स वाला जब ये हुआ था, रेट कट्स वाली, वो बजट के मतलब वो आपको पार्लियामेंट के थ्रू सब नहीं करना होता वो सब। तो पॉइंट इज कि केवल बजट से नहीं पता चलता कि गवर्नमेंट मतलब उसका मेजर पॉलिसी डायरेक्शन बजट से यहाँ नहीं होता। बजट के बाहर बहुत सारे डिसीजन लिए जाते हैं, ज़्यादातर मेजर डिसीजन आप देखें मोदी गवर्नमेंट के बजट के बाहर आपको दिखेंगे उसमें। इसमें जो पहले नजर आता था, जैसे अब देखें कि अब पहला बजट था तो बहुत सारे स्कीम्स आंध्रा हो गए, बिकॉज वहाँ पे चंद्रबाबू नायडू की पार्टी पूरी तरह से डिपेंडेंट थे उस समय, मतलब आपके मेजोरिटी के लिए। तो आपको बहुत ही पुश दिखा आंध्रा में पहले बजट में। अब बिहार इलेक्शन के पहले देखें, फिर मेजर उसमें पुश दिखा आपको बिहार इलेक्शन में, डेस्परेशन दिखा जीतने के लिए। 5-6 चीजें एक साथ अनाउंस हुई। इस बजट में इस तरह कोई डेस्परेशन कहीं नहीं दिखता कि गवर्नमेंट आउट ऑफ द वे जाके किसी को खुश करने की कोशिश करे। गवर्नमेंट ये बजट आपको एक स्टेबिलिटी शो करता है, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी, कि हमको अभी का अभी कुछ नहीं दिखाना। ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री मोदी को अब कोई नंबर की ऐसी कोई चिंता नहीं रही, वो उनको कोई एलाइड से कोई प्रेशर की चिंता है। आंध्रा के बारे में कुछ आपको प्रोजेक्ट दिखे होंगे, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा आंध्रा को इस बार फिर कुछ नहीं दिया है। मतलब कोई स्टेबल हो गया वो रिलेशनशिप जो है, और वो चलता रहेगा। इलेक्शन बाउंड स्टेट्स के बारे में मैंने कहा कि बहुत आउट ऑफ द वे जाके नहीं किया ऐसा कुछ। उसमें आपको एक पॉपुलिस्ट, आपको पॉपुलिज्म कहीं नज़र नहीं आया। ये शो करता है एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। जहाँ तक वो विश्व गुरु वाले दावे की बात कर रहे हैं, देखिए अब विश्व गुरु एक दूसरा था। पहले जो विश्व गुरु का इनका ये था, वो एक ग्लोबल स्टैचर जो है प्राइम मिनिस्टर का, जो कि सारे उनसे P5 के जितने आपके हेड्स हैं सब आके मिलते हैं, जिस तरह से पूरे ग्लोबल कम्युनिटी इनको रिस्पेक्ट करती है, इनसे इनके साथ जो इनका इक्वेजन है, विश्व गुरु इस हिसाब से कह रहे थे वो। अभी एक दूसरे तरह का वही विश्व गुरु वाली बात है, लेकिन प्रोजेक्शन दूसरा है। तो ये नहीं दिखाते कि ये डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त हैं या पुतिन के दोस्त हैं। अब ये है कि अब चलो, जब एक नया दादा आया है शहर में, डोनाल्ड पुतिन अपने सेकंड टर्म में, ये टैरिफ लगाएंगे, वो टैरिफ लगाएंगे, अब कैसे बाकी कंट्रीज के साथ मिलके आप रजिस्ट कर रहे हैं, उसके प्रेशर में नहीं आ रहा है। तो ये भी एक दूसरा विश्व गुरु का इमेज है कि अब हम किसी के प्रेशर में नहीं आने वाले, हम जो हमारे लिए कंट्री के इंटरेस्ट में वही हम करते चले जा रहा है। वो इसको भी एक बीजेपी की तरफ देखें कि एक दूसरे तरह का विश्व गुरु का इमेज मेक ओवर कर लीजिए, तो वो काम कर रहा है अभी सरकार के लिए।
नरेंद्र आर्य और कार्तिक पराशर का प्रश्न महाराष्ट्र से जुड़ा है, तो दोनों को साथ लेना चाहूंगी। वो कहते हैं अजीत पवार की मृत्यु के बाद महाराष्ट्र की राजनीति उथल-पुथल में है। एनसीपी के विलय को लेकर बहुत ही व्यापक चर्चा हो रही है। दोनों ही स्थितियों में भाजपा नेतृत्व वाले गठबंधन को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अगर एनसीपी गठबंधन से बाहर होती है तो गठबंधन का एक तरह से अर्थमैटिक जो होगा वो क्या होगा? और कार्तिक पराशर ये भी जानना चाहते हैं कि अजीत पवार की राजनीति की सफलताएं और असफलताएं क्या हैं? उन्हें किस रूप में याद किया जाएगा? जहाँ तक अजीत पवार को है, मेन तो उनको एक बहुत ही एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर माना जाता है। मतलब वो उनका मेन रहा। पॉलिटिकली उनको देखेंगे तो मेरे हिसाब से उनका सबसे बड़ा सक्सेस जो रहा, देखिए पहले तो शरद पवार के मतलब उनके अंदर में अपना वो बढ़ते रहे, उनके शैडो में रहे। लेकिन मेरा उनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट उनका होगा कि फाइनली उस शैडो से बाहर आ गए पिछले असेंबली इलेक्शन में। जिस तरह से अपने मतलब अंकल के टर्फ पे जाके उन्होंने चैलेंज किया उनके एनसीपी को और सक्सेसफुली चैलेंज किया, वो था उनका एक कमिंग आउट मोमेंट जिसमें कि अपना एक पॉलिटिकल की इनका भी एक पॉलिटिकल अस्तित्व है, इवन बियॉन्ड शरद पवार। वो मेरे लिए उनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं कहूँगा उसको। जहाँ तक उथल-पुथल की बात है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन जो है ये आया होगा अब सुनेत्रा जी, के लेने पवार से के पहले उनके 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 डेप्यूटी सीएम। डिप्टी सीएम हाँ, बनने के पहले तो जी। अलायंस में कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है, काफ़ी स्टेबल है। और अब तो जैसे अब सुनेत्रा पवार रहे हैं तो नॉट दैट कि अजीत पवार मतलब कुछ और कर रहे होते हैं, स्टेबिलिटी तो तब भी थी ही। लेकिन अब सुनेत्रा पवार के बाद से आने से क्या होगा कि एनसीपी के अंदर में ही अभी जो है ना बहुत सारा पावर इक्वेशन चलेगा, बहुत सीनियर लीडर्स हैं, सबों को बीजेपी की जरूरत पड़ेगी। तो बीजेपी अब एनसीपी के अफेयर में है और बीजेपी उसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। तो ये एक्चुअली बीजेपी के लिए काम करता है। जहाँ तक मर्जर का सवाल है, अभी जिस तरह से दिख रहा है वैसा तो नहीं दिख रहा है। आपने सुना कि अब शरद पवार ने क्लियरली कह दिया कि उनसे पूछा ही नहीं गया। सुनीता पवार ने जब डिसीजन लिया डिप्टी सीएम बनने का तो उनसे पूछा ही नहीं गया। ये लोग स्वेरिंग इन सेरेमनी में भी शरद पवार या सुप्रिया सुले नहीं आए थे। तो ये फिर से फैमिली का जो है सो और से स्प्लिट जो है सो अभी आपको वाइडन दिख रहा है, वाइडन होता हुआ दिख रहा है अभी। तो अभी मेरे ख्याल से मर्जर इज ऑफ द टेबल। और जहाँ तक ये कह रहे हैं कि अलायंस का, महायुति का, उसमें मेरे ख्याल से ज़्यादा मजबूत हुई है इसमें और कोई उथल-पुथल मुझे नहीं दिख रहा। हरिओम जानना चाहते हैं कि कुछ दिनों पहले ये कहा जा रहा था कि जनवरी तक तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में कड़ा मुकाबला है। जबकि अब जो सी वोटर के ताज़ा जो मूड ऑफ द नेशन सर्वे लोकसभा के लिए तमिलनाडु में एनडीए, इंडिया गठबंधन और अन्य के वोट प्रतिशत 33, 45 और 22 बताए गए हैं। तो वो ये कहते हैं कि लोकसभा 2024 की तुलना में एनडीए का वोट शेयर घटा है, जबकि इंडिया गठबंधन ने अपना वोट शेयर बनाए रखा है। इससे वो कहते हैं संकेत मिलता है कि विजय ने एनडीए के मतदाताओं में सेंध लगाई है। और इससे वो ये जानना चाहते हैं तमिलनाडु चुनाव को लेकर आप आगे इस सबको कैसे देखते हैं? देखिए मूड ऑफ द नेशन सर्वे जो 2 बार होता है साल में, लेटेस्ट की जनवरी वाले की बात कर रहे हैं, इंडिया टुडे जो करती है, काफ़ी उसपे मैं भी काफ़ी ट्रस्ट करता हूँ उसमें बिकॉज़ ठीक-ठाक उनका एक मतलब एक ट्रेंड रहा है कि नॉर्मली वो गलत नहीं होते उसमें, जनरली वो सही पकड़ता है। उसमें तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, हाँ, ये सही है कि उसमें दिखा रहा है कि इंडिया का जो इंडिया ब्लॉक का जो है वहाँ पे, तो इनका जो अगर अगस्त में जो लास्ट मूड ऑफ द नेशन हुआ था सर्वे, उसमें करीब 47% उनका वोट दिखा रहा था। उससे 45% हो गया है इंडिया ब्लॉक का, तो वो कुछ मतलब दे आर होल्डिंग ऑन। एनडीए का कम हो गया है, आप देखिए 41% एक समय में हुआ करता था, उससे जो 33% आ गया है, तो एनडीए कम हुआ है। और जहाँ तक विजय की बात कर रहे हैं, 22% विजय का नहीं है, 22% अदर्स का जो सर्वे में है, अदर्स का 22% दिखा रहा है वोट शेयर। विजय का अपना 15% दिखा रहा है। अब 15% बहुत ज़्यादा नहीं होता। देखिए तमिलनाडु में एक वो एक स्टार का पॉलिटिक्स चलता ही है ना, तो 15% क्योंकि जनरल कई कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स जो लगाए जा रहे थे, अब तक ऐसा ना हो कि विजय 20-25% तक चला जाए। 15% सर्वे है, ठीक है, इलेक्शन का भी टाइम है, 15% बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते बिकॉज़ विजय वहाँ का सुपरस्टार है वो, उनका अपना फैन फॉलोइंग है। अब उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं हो कोई कास्ट या कोई रिलीजन मतलब के लोग जो है सो विजय को वोट करने के, उनका पे स्टारडम की अपील होती है, उसको दिखा रहा है 15%। अब उसमें से किसका काटेंगे, एंटी इनकम्बेंसी वोट काटेंगे, अगेंस्ट मतलब जो एनडीए के डीएमके के खिलाफ का एंटी इनकम्बेंसी काट रहे हैं ये, जो कि आपको एनडीए को जिसका फ़ायदा नहीं होगा, या फिर डीएमके वाले वोट्स में सेंध लगा रहे हैं, जैसे माइनॉरिटी वोट की बात कर रहे होंगे ये।
तो ये क्लैरिटी नहीं है। ये भी हो सकता है इनका अपना स्टारडम वाली वोट हो। लेकिन अभी कुछ देखिए, अब साउथ में बहुत सारे स्टार्स हुए हैं जो कि जाके उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म किया है और काफ़ी पॉपुलर हो गए हैं। लेकिन अभी कुछ दिनों का ट्रेंड देखिए, तमिलनाडु में भी अब विजयकांत को देख लीजिए, एक सर्टेन सीमा के बाद फिर उनका धीरे-धीरे जो है सो इरोजन हो गया वोट बेस का, बियॉन्ड ए पॉइंट नहीं जा पाए। कमल हासन का देख लीजिए, वो भी बियॉन्ड ए पॉइंट नहीं जा पाए। फिर से विजय हैं, इनको देखिए कितना तक जा पाते हैं। 15% भी वैसे, अगर 15% अगर आ रहा है जनवरी में, जो कि करीब 3-4 महीना पहले इलेक्शन के आ रहा है, ये अगर वोट शेयर टुवर्ड्स इलेक्शन जाके अगर बढ़ेगा कितना या घटेगा कितना, ये सब्सटेंटिव वोट शेयर है। लेकिन इसमें ये अभी कहने की स्थिति में मैं नहीं हूँ कि, या अभी कोई नहीं कह सकता कि ये किसका वोट अभी काट रहा है। रजत गुप्ता जानना चाहते हैं, हाल में ही आए यूजीसी के इक्विटी नियमों और उसके पीछे सरकार की राजनीतिक सोच पर आपका क्या विचार है, खासकर इस साल और अगले साल होने वाले राज्य चुनाव को देखते हुए। साथ ही सेनापति का भी इसी से जुड़ा एक प्रश्न है जो मैं पूछना चाहूंगी, यूजीसी से जुड़ा। वो कहते हैं यूजीसी से जुड़ा जो विवाद चल रहा है उसका आने वाले चुनाव में भाजपा की संभावनाओं पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, विशेष रूप से उच्च जाति के वोट बैंक के संदर्भ में। अगर भाजपा इस मुद्दे पर कोई रोल बैक करती है तो क्या इससे गैर समन्वय जो नॉन जनरल वर्ग के मतदाता हैं, क्या वो नाराज हो सकते हैं? देखिए, अभी से कुछ भी इस पे कहना मुश्किल होगा। कंट्रोवर्सी चला है। एक तो आने वाले चुनाव में इमीडिएटली, अब असेंबली इलेक्शन की बात करें तो आपने उन स्टेट्स में देखा है, बहुत ज़्यादा उन स्टेट्स में आपको कोई रिएक्शन नहीं दिख रहा है। ये मोस्टली आपको रिएक्शन दिख रहा है नॉर्दर्न स्टेट्स में, आपको यूपी में दिखा है, राजस्थान में दिखा है, इन जगहों से आ रहा है। और एक बहुत ही छोटा-सा इंडिविजुअल लीडर्स का आ रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई मास मूवमेंट शुरू है। मैं अभी लखनऊ में लास्ट वीक घूम रहा था, वहाँ भी अब कुछ लड़के इस पे अपना कह रहे थे, एक जगह सब प्रोटेस्ट कर रहे थे। मुश्किल से 50-60 मुझे दिखे। तो मास मूवमेंट उस तरह से लग नहीं रहा मुझे इसका जो होगा। इश्यूज़ हैं इसमें, उनके जो इश्यूज़ हैं वो एक्चुअली टू एन एक्सटेंट वैलिड भी हैं और जो कोर्ट ने भी रेज़ किए हैं। देखिए, अब ये जैसे पहले था, जो ड्राफ्ट जो इनका रूल आया था उसमें था कि अगर आपने एक तो उसमें ओबीसीज़ का इंक्लूड कर दिया कि डिस्क्रिमिनेशन और भेदभाव होगा कास्ट से रिलेटेड। पहले 2012 का जो इक्विटी रेगुलेशन था, रूल्स था, उसमें एससी और एसटी का था। अब इसमें ओबीसी भी हो गया है, वुमेन भी हो गया है, मतलब डिफरेंटली एबल्ड भी सब इंक्लूड कर लिया, केवल एक जनरल कैटेगरी को बाहर रखा गया है। तो इनसे इनका कहना है कि इससे ऐसे ही लगता है कि केवल जनरल कैटेगरी वाले लोग ही भेदभाव करते हैं और उनके साथ नहीं होता। तो ये उनको एक्सक्लूड करके देखना कि सारे जनरल कैटेगरी वाले ही भेदभाव करेंगे, ये गलत है। दूसरा कि ये अगर गलत किसी को फंसाने के लिए कोई अगर फॉल्स कंप्लेंट करे, तो ड्राफ्ट रूल्स में जो बना था, ड्राफ्ट रूल्स में था कि उसमें पेनल्टी था अगर फॉल्स पाया जाता है कि आपने गलत कंप्लेंट किया है, तो उसको हटा लिया गया फाइनल जो है उसमें। तो उससे भी है कि फिर तो हर एक यूनिवर्सिटी में शुरू हो जाएगा, आप फॉल्स कंप्लेंट कर रहे हो, चलता रहेगा। इसमें एक बहुत ज़्यादा और ज़्यादा कास्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हटाने की बात कर रहे हैं और ज़्यादा डीपेंड होता चला जाएगा अगर इस तरह का शुरू हुआ तो। ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि गवर्नमेंट को देखना चाहिए था। खैर एनीवे, सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्टे कर दिया है। जहाँ तक पॉलिटिकल इसके कॉन्सिक्वेंसेज की बात है, जैसे मैंने कहा कि अब जैसे जनरल कैटेगरी के लोगों की बात करते हैं, अब बीजेपी के संदर्भ में देखा जाए तो जनरल कैटेगरी के लोग और किसको वोट करेंगे? जो बीजेपी का जो एक अपर कास्ट वोट बैंक माना जाता है, कि अगर ये है कि अगर ये ला के इन्होंने स्प्लिट कर दिया हो, मुझे लगता नहीं, क्योंकि अपोजिशन में भी किसने सपोर्ट किया या अपोज किया, सबका बड़ा गोलमोल टाइप का रहा। तो अब जैसे मायावती का देख लें, उन्होंने पहले जो है सो इक्विटी रेगुलेशन को वेलकम किया, कोर्ट ने स्टे दिया, उसको भी वेलकम किया। वैसे ही आपके समाजवादी पार्टी से देख लेंगे तो रामगोपाल वर्मा ने जो है उसको फिर पहले जब रेगुलेशंस आए थे उसको वेलकम किया था, जो कोर्ट ने स्टे किया था एसपी ने उसको भी सपोर्ट किया। कांग्रेस में भी यही, मतलब कुछ इंडिविजुअल लीडर्स ने कुछ को सपोर्ट किया, फिर सब चुप हो गए। तो इस पे किसी भी पार्टी का क्लियर स्टैंड तो रहा नहीं कि जिसके कारण जो जनरल कैटेगरी के लोग हों या ओबीसी लोग हो, इसको दे वो या उसको दे, सारे बहुत ही कॉशस खेलते रहे, दोनों तरह की बात करते रहे, मतलब ये सारी पार्टियां। तो हो भी सकता है कि एक तबका अगर नाराज हो सरकार के स्टेप से, तो दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है? एक तो अपर कास्ट के लिए अभी जो वोटिंग पैटर्न रहा है उसमें लगता नहीं, अभी तक ये रहा नहीं है कि कितना कुछ भी हो जाए आपको कुछ बैकलैश का कुछ सामना करना पड़ता है इन चीज़ों से। इलेक्शन में नहीं दिखता। आपको याद होगा जब SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अमेंडमेंट आया था, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी 2018 में,
उसमें जो किया था कि SC/ST एक्ट जो है बहुत मिसयूज हो रहा है, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश हुआ था कि इसमें आप जो है उसमें एंटिसिपेटरी बेल अलाउ कर दिया था। और दूसरा था कि आप एफआईआर पहले करने के पहले कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इसकी होनी चाहिए, तब आप एफआईआर करोगे। उस पे काफ़ी बैकलैश हुआ था अपने पूरे देश में, आपने देखा। फिर सरकार जो है सो उस पे एक अमेंडमेंट लेके आई फिर, और उसको नलीफाई कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था नलीफाई कर दिया, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी भी मान ली, अपहोल्ड किया उसको जाके 2020 के आसपास। तो उस समय भी था जनरल कैटेगरी में, जब सरकार लाई थी हुआ जनरल कैटेगरी में उसका क्या रिएक्शन होगा, लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ। इलेक्टोरली आपने इसको कोई इम्पैक्ट दिखा नहीं कहीं पे। तो इसका भी मुझे कोई इलेक्टोरल इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, सिंपली बिकॉज कोर वोट बैंक है अपर कास्ट का, और ऐसा कोई बीजेपी का ऑल्टरनेटिव जो है, ट्रेडिशनली कह रहा हूँ, मैंने कह रहा हूँ 100% अपर कास्ट वोट देते हैं, लेकिन जनरली लार्जली जो आपको सर्वेज, पोस्ट पोल सर्वे जो आप दिखाते रहते हैं कंसिस्टेंटली, कि अपर कास्ट मतलब ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो होता है वो जाता है बीजेपी के साथ। उनको अगर किसी से दुख भी हो तो वो किधर जाएंगे? कांग्रेस के लिए करेंगे। कांग्रेस ने भी तो सपोर्ट किया रेगुलेशन को। एसपी के लिए करेंगे, बीएसपी अपोजिशन में किसके लिए करेंगे? स्टालिन ने भी सपोर्ट किया रेगुलेशन को। तो एक तो पहले से भी ट्रेडिशनली देख रहे हैं कि दूसरी तरफ इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और दूसरी बात जब दूसरी तरफ वाले सपोर्ट कर रहे हैं तो आप जाओगे कहाँ? या फिर एक दूसरा है कि ओबीसी की फिर क्या करेगा सरकार, कुछ करती है तो। अब है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है, जो भी फाइनली होगा सुप्रीम कोर्ट आगे देखेगी कि अभी तक तो होल्ड करके रख दिया है इसको, तो सरकार के पास है, तो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, अब सरकार को अब इसके लिए क्यों ब्लेम कर रहा है? सरकार ने तो जो किया था। तो बहुत ज़्यादा देखिए काफ़ी चर्चा चल रही है, लेकिन ऑन ग्राउंड मुझे बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट अभी तक नहीं दिख रहा। जी, सेनापति का एक और प्रश्न है, वो जानना चाहते हैं, अगर कांग्रेस आने वाले चुनाव में असम और केरल जैसे राज्यों में जीत हासिल करती है, तो इसका राष्ट्रीय राजनीति और कांग्रेस के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? दो तरह से, अगर सिनिक के रूप में अगर देखें इसको, मतलब सिनिकल व्यू अगर इसको लेंगे, तो हुआ कि बहुत गलत असर पड़ेगा, क्योंकि फिर कांग्रेस को लगेगा कि अभी जो उसकी राजनीति है सही है, और फिर ऐसी ही राजनीति करते चले जाएंगे। खैर वो तो सिनिकल व्यू होगा। उसका ये होगा कि काफ़ी एम्बोल्डेंड ये हो जाएंगे। देखिए केरला बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते, बिकॉज केरला में बीजेपी है, लेकिन बीजेपी बियॉन्ड ए पॉइंट उनका वो दिख नहीं रहा कि बियॉन्ड ए पॉइंट एटलीस्ट नेक्स्ट इलेक्शन तक जा पाएंगे। अब इनका एलडीएफ वर्सेस यूडीएफ है, एलडीएफ के 10 साल होने वाले हैं। अब उस 10 साल के बाद इतनी स्ट्रांग एंटी इनकम्बेंसी है, अगर कांग्रेस लेड यूडीएफ आ भी गई तो एक तो बहुत ज़्यादा आप एंटी इनकम्बेंसी को वो करोगे आप, प्लस मोस्टली बाइपोलर रहा है। अब बीजेपी घुस भी रही है, तो बीजेपी का आप वहाँ का कास्ट इक्वेशन देखेंगे, देखिए उसमें करीब 45% जो है वहाँ पे माइनॉरिटी वोट बैंक है, 45% पॉपुलेशन वहाँ पे माइनॉरिटीज़ है, जो कि उसमें आपने देखा पिछले अभी इलेक्शन में भी कि बीजेपी के उसमें सेम नहीं लगा पाई है, और वो सारे रैली बिहाइंड कर रहे हैं मोस्टली कांग्रेस के साथ, यूडीएफ के साथ। उसमें एलडीएफ का भी जो था कुछ वोट बैंक से अमंग मुस्लिम्स, वो भी कट रहा है, मतलब वो भी धीरे धीरे इरोड कर रहा है। तो बड़ा सॉलिड चंक है यूडीएफ के पास। बाकी हिंदू वोटर्स में देखें, अब उसमें बीजेपी सबको हर्ट कर रही है। इजाबाद जो है, जो कि ट्रेडिशनली इजाबाद वोट करते रहे हैं एलडीएफ को, उसमें बीजेपी ने काफ़ी सेंध मार ली है। नायर्स में जो हर एक पार्टी में बटे रहते, उसमें बीजेपी ने एक अच्छी खासी सेंध मार ली है, 25% 30% वोट्स आने लगे हैं उनके नायर्स के भी। तो एक तो हिंदू वोटर से स्प्लिट हो रहा है, माइनॉरिटी वोट बैंक जो है सो यूडीएफ का आपका बेसिकली भी सॉलिड ब्लॉक पड़ा हुआ है, जो कि काफ़ी कुछ ज़्यादा कांग्रेस के फेवर में है। तो इसीलिए पहले से इस तरह के जो वहाँ का डेमोग्राफिक रियलिटी जो है, तो वो उसका रिजल्ट जो है, प्लस 10 ईयर्स ऑफ एंटी इनकम्बेंसी, वो रिजल्ट पे ठीक है, मतलब कांग्रेस खुश होने के लिए एक और स्टेट में उनकी सरकार आ जाएगी, लेकिन वो कांग्रेस के लीडरशिप या कांग्रेस के पॉलिटिक्स पे वो रिजल्ट नहीं होगा। असम में अगर कांग्रेस जीत जाती है वो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि देखिए असम में एक तो इनका अभी तक जो रहा है, अब स्कर्ट करते रहते हैं, अभी पूरा पोलराइजिंग पॉलिटिक्स जैसे वहाँ पे चला हुआ है, खासकर हेमंता बिश्व शर्मा पूरा उसके पीछे पड़े हुए हैं। अब वहाँ करीब 34% मुस्लिम्स हैं असम में, जो कि बहुत बड़ा चंक होता है, 34% बहुत होता है। उसके बाद अब उस एंटी माइनॉरिटी कंसोलिडेशन इस तरह का ले जाना कि अब जीत जाओ फिर से, वो भी थर्ड टर्म, वो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि जीत सकते हो, लेकिन अभी तक जितने रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसमें तो बीजेपी को लोग एज दे रहे हैं। बट पॉइंट इज कांग्रेस के लिए जीतना इसलिए बहुत जरूरी होगा क्योंकि एक तो बहुत ही स्ट्रांग फेस है वहाँ पे हेमंता बिश्व शर्मा, मतलब
एज एन एडमिनिस्ट्रेटर भी काफ़ी पॉपुलर रहे हैं वो, काफ़ी वेलफेयर स्कीम्स उनके काफ़ी पॉपुलर हैं ग्राउंड पे। फेस भी काफ़ी सीएमओ काफ़ी पॉपुलर रहे हैं, प्लस वो जो पोलराइजिंग टैक्टिक जिस तरह का उनका लगातार एग्रेसिव वे में रहे हैं, अगर वो फेल कर जाए बीजेपी का इतने प्लस फैक्टर्स होते हुए भी और कांग्रेस फिर भी पावर में आ जाए, ये कांग्रेस के लिए फिर बहुत बड़ा वो होगा एक, और खास करके बीजेपी को डिसलॉज करना पावर से। ठीक है, कुछ जगह इन्होंने किया है, वो हिमाचल में किया, कर्नाटक में किया, लेकिन मोस्टली बीजेपी वर्सेस कांग्रेस फाइट है। बीजेपी अपना मोस्ट ऑफ द टाइम बीजेपी का एक डोमिनेशन रहता है। कई स्टेट्स में हुआ है जब बाइपोलर जो पॉलिटी जहाँ पे है, वहाँ पे कांग्रेस ने कई जगह पहले का आपने देखा 2018 में आपका छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया, इवन मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस ने काफ़ी कुछ अच्छा किया था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे अब देखने के और से बीजेपी का डोमिनेशन फिर से वापस आ गया जहाँ पे असम में अगर डिसलॉज कर दे, डिस्पाइट द फैक्ट कि इतने पॉपुलर लीडर, पॉपुलर सीएम है, और वहाँ का डेमोग्राफिक प्रोफाइल जो है सो एक पोलराइजिंग पॉलिटिक्स को एक तरह से उसको सपोर्ट करता है, उसमें कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा वो फिर वो काफ़ी एक मोमेंटम उनके लिए फिर जनरेट होना शुरू हो जाएगा। जी, रौनक जानना चाहते हैं, वो कहते हैं मैंने आपका पॉलिटिकली करेक्ट का एक लेटेस्ट एपिसोड देखा और मैं सोच रहा था कि क्या जो कोऑपरेशन मिनिस्टर शाह ने महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में कोई रोल निभाया है, जो कोऑपरेटिव की बात कर रहे हैं वो। जब एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने पार्टी शुरू की थी, तो उन्हें महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव्स का बहुत बड़ा सपोर्ट था। उन्होंने लगभग 2 दशकों तक इसका सपोर्ट लिया। क्या आपको लगता है कि अमित शाह या यूँ कहें कि फडणवीस हाल के विधानसभा चुनाव में कोऑपरेटिव सेक्टर पर असर डाल पाए? देखिए अभी से नहीं हुआ, तो इसको अभी कोऑपरेशन मिनिस्टर 2021 में आई है, और जो जो मैंने लिखा था, जो बोला था, वो तो अभी जो इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, तो इस कोऑपरेशन मिनिस्टर के इमीडिएट इम्पैक्ट आप महाराष्ट्र में नहीं देखिए, बट आप ओवरऑल देखिए 2014 से बीजेपी का फोकस रहा है कोऑपरेटिव्स। तो आप देखिए 14 में, 19 में जितने शुगर बैरन्स जो दूसरी पार्टीज के थे, जिस तरह से छोड़ छोड़ के भागे वो, और फिर कई चले गए बीजेपी में, मतलब अलग अलग रीजन्स हैं क्यों भाग के गए बीजेपी में, आप समझ सकते हैं। लेकिन फिर कोऑपरेटिव स्पिरिट 14 के समय से ही बीजेपी का एक पूरा ये रहा है कि उस पूरे सेटअप को जो है सो कैप्चर करना है, बेसिकली उनका उनका जो एक ग्राउंड पे उनका जो प्रेजेंस है, और वो लीडर्स को तोड़ तोड़ के करते रहे हैं, तो ये कंसिस्टेंट वो चल ही रहा है, मतलब अचानक कुछ नया अभी उसमें नहीं आ रहा है। एक आखिरी प्रश्न विशेष सांघवी का है, महाराष्ट्र से जुड़ा। ये कहते हैं मैं मुख्यधारा की राजनीति से थोड़ा हटकर महाराष्ट्र के मीरा भाईंदर में हाल में ही हुए फ्लाईओवर फियास्को के संदर्भ में एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या ठेकेदार बाबू और राजनेता इतने उदासीन हो चुके हैं कि उन्हें ऐसे विनाशकारी डिजाइनों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता? यह सरासर वो कहते हैं अयोग्यता, भ्रष्टाचार और बुनियादी ढांचे के प्रति एक तरह से इच्छा शक्ति की कमी को दर्शाता है। और वो ये भी कहते हैं कि इससे पहले अंधेरी का बर्फी वाला ब्रिज हो या फिर भोपाल का 90 डिग्री ब्रिज हो, वो ये जानना चाहते हैं क्या नागरिकों को बुनियादी ढांचे की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए? क्या प्रशासन को जरा भी परवाह नहीं है? देखिए पर्टिकुलर मीरा भाईंदर वाला जो है उस पे मैं बहुत ज़्यादा, मुझे नॉलेज नहीं है उसका कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, ग्राउंड से नहीं है। लेकिन एमएमआरडीए का मैंने क्लैरिफिकेशन देखा था, और एमएमआरडीए क्लैरिफिकेशन है कि सोशल मीडिया में चल रहा है गलत है, तो उसमें मेरा अपना कोई स्टैंड है, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा जानता नहीं हूँ उस प्रोजेक्ट के बारे में। यहाँ से बैठ के उसको बस न्यूज़ पढ़ते रहें, सुनते रहें किसने क्या कहा। जनरल वे में कह सकता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो जिस तरह का दिख रहा है, लोगों में उसका रिएक्शन क्यों नहीं, कब चेंज होगा, ये केवल कॉन्ट्रैक्टर्स की बात नहीं होती है कि ये पेट्रनेज पेट्रनेज कौन देता है, ये पॉलिटिशियंस देते हैं आपके, उनको कोई इन घटनाओं से उन पे कोई असर पड़ता है, वो कहीं नहीं दिखता। आपने देखा कि मोरबी वाला जो ब्रिज गिरा था गुजरात इलेक्शन में, ठीक इलेक्शन के पहले कोई असर नहीं पड़ा, बीजेपी ने अपना एमएलए कैंडिडेट चेंज कर दिया और बीजेपी सीट को जीत भी गई। वो बिहार में लगातार हर एक महीने आपको एक न्यूज आता है, ये ब्रिज गिर गया, वो फ्लाईओवर गिर गया, ये हो गया, कोई इम्पैक्ट पड़ा? कुछ नहीं पड़ा। जिस तरह से जो रूलिंग पार्टी, रूलिंग कोalition फिर उसको मिला है। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो इस तरह का दिख रहा है, उसमें क्या जनताएं इन इश्यूज पे वोट करती है? जब ये दिखना शुरू हो जाए कि ये सामने दिख रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रम्बलिंग है, और जिस तरह से कॉन्ट्रैक्टर्स और मतलब लोग कमीशन ले लेके इस तरह का जो करप्ट प्रैक्टिस के थ्रू इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में इस तरह का प्रॉब्लम सब करते रहते हैं, जब तक वोटर्स का रिएक्शन नहीं दिखेगा,
ये सिस्टम चलता ही रहेगा, जो कि केवल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, हर एक सेक्टर में वही लागू होता है कि क्या वोटर्स के लिए मैटर करता है इशूज़? जिस दिन से वोटर्स के लिए मैटर करने लगेगा इशूज़ और वो दिखाने लगेंगे इसको वोट के थ्रू, तब मेरे ख्याल से आप थोड़ा सिस्टमिक जो है उसमें चेंज फिर देखना शुरू करेंगे। फिलहाल ये घटनाएँ होती रहती है चारों तरफ, उसका इलेक्टोरल कोई फॉल आउट तो हमें दिखता नहीं। सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप हमें अगले सप्ताह के लिए भी प्रश्न भेजिए, राजनीति से जुड़े, अलग-अलग प्रदेशों से जुड़े, और हम पूरी कोशिश करेंगे सबका जवाब दिया जा सके।